जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है एवरेज। एवरेज अर्थमेटिक के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, सीडीएस और जो केट होती है उसके सेकंड राउंड में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आज के मैं इस क्लास में आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम इस एवरेज चैप्टर को थॉट प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे। आज केवल और केवल प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें मैं आपको विदाउट पेन और विदाउट पेपर केवल थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। मेरे आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। बस आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे आता है तो ही तो मैं आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए आज हम इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ देखिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको उस चैप्टर को, एवरेज चैप्टर को बेसिक से कैसे करते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको मैं उसके कंसेप्ट पे लेकर चलूंगा। ध्यान रखिए बेसिक और कंसेप्ट में बहुत अंतर होता है। जब मैं इसको कराऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देन उसके बाद प्रोसेस आएगी थॉट प्रोसेस। याद रखिए ये मेरे 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। 7+ ईयर मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं। वही एक्सपीरियंस आपको मैं आज दे रहा हूँ। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट पेन एंड पेपर। आज जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, कोई पेन और पेपर यूज नहीं होगा। केवल और केवल क्या प्रोसेस होगी, केवल और केवल प्रोसेस होगी थॉट प्रोसेस। तो देखिए हम इसको किस प्रकार करते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए और देखिए कि क्या आप इसको पेन पेपर पे भी कर सकते हो क्या। और अगर आपका आंसर आता है कि हाँ हम कर सकते हैं तो क्या मेथड होगी हमारे करने की। पर देखिए मैं इसको किस प्रकार से करता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी और सी का औसत वजन 84 है। अब यहाँ देखिए उसने बात करी है औसत वजन की। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में एवरेज का मीनिंग समझाता हूँ। एवरेज का मतलब होता है समान बांटना। बस इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ये एक कंसेप्ट से ही हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। एवरेज का मतलब होता है समान बांटना। तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर रहा हूँ। बहुत इजी है। देखिए 3 व्यक्ति ए, बी, सी का औसत वजन 84 है। इसका मतलब क्या है, ए भी 84 है, बी भी 84 है और सी भी 84 है। एक और व्यक्ति डी के आ जाने से औसत वजन 80 केजी हो जाता है। यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए के बदले आ जाता है तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन 79 हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात करिए। देखिए बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप केवल और केवल ये देखिए कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूँ। बहुत इजी है। देखिए 3 व्यक्ति ए, बी, सी है। इसका औसत वजन 84 है। तो हमने मान लिया ए, बी और सी का औसत वजन कितना है, 84 है। ए भी 84, बी भी 84, सी भी 84। जैसे ही डी आता है तो औसत कितना हो जाता है सबका, 80 केजी हो जाता है। अब यहाँ देखिए आप, अब ए भी 80 हो गया, बी भी 80 हो गया, सी भी 80 हो गया और डी भी कितना हो गया, 80 हो गया। पहले 84 था इन तीनों का और अब इन तीनों का कितना है, 80 80 80। मतलब इन्होंने कितना कम करा, 12 कम करा। ये जो 12 कम करा है, यहाँ से जो 12 कम हुआ है वो किसके खाते में जुड़ेगा, वो स्वाभाविक सी बात है डी के खाते में जुड़ेगा। तो डी के खाते में जुड़ने के बाद तो 80 हुआ है डी। तो अब मेरे को अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो मैं 80 में से 12 माइनस कर दूं, 68। तो देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 68 आ गई। डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है कौन, ई। तो 68 है तो ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई, 71 हो गई। अब देखिए ई आ रहा है और इसमें से ए जा रहा है। अब जैसे ही ई आएगा तो औसत वजन कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और जब ए था तो कितना था, 80 था। मतलब एक एक कम हुआ है। जो एक एक कम हुआ तो चारों में के कम हुआ है, चारों में के कम हुआ है तो 4 कम हुआ है। अब जो 4 कम हुआ है, ई के आने पर 4 कम हुआ है। मतलब ए 4 बढ़ा के गया होगा, हाँ कि ना। तो देखिए अब अगर यहाँ पर ई की कितनी है, ई आपका 71 है तो ए स्वाभाविक सी बात है 4 बढ़ेगा उससे। तो 71 + 4 75। तो ये आपका आंसर आ चुका है 75। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2015 में भी आया था। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आज अगर मान लो आपको समझ में नहीं भी आता है ये क्वेश्चन मैंने कैसे करा, तो आप बिल्कुल बेझिझक इस केवल और केवल इस वीडियो को देखिए
बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मेरी गारंटी है मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन को करा है आज केवल और केवल अपनी थॉट प्रोसेस से, वैसे ही आपका भी हो। चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं आपके सामने। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 रुपये अगर और खर्च करता तो उसको 14 किताबें अधिक मिल सकती थी, और प्रति किताब औसत मूल्य कितना हो गया, 1 रुपये कम भी हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए। अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। तो यहाँ देखिए, हमने देखा है कि 14 किताब अगर उसने और खरीदी है तो उसे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 76 रुपये खर्च हो रहे हैं, और एक किताब का मूल्य 1 रुपये कम हो रहा है। तो 50 किताबें हैं, कितना कम होगा, 50 रुपये कम होगा। अच्छा, इसका 50 रुपये जो कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें बढ़ेगा। तो 76 में अगर मैंने 50 और कर दिए तो 126 हो गया। 126 को अगर मैं 14 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 126 किताबों का मूल्य हो जाएगा, 126 रुपये मूल्य हो जाएगा 14 किताबों का, तो एक किताब कितनी हो जाएगी, 9 रुपये। तो वर्तमान में किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। और हमें पता है 1 रुपये कम हुआ है तो वो 1 रुपये भी बढ़ेगा। तो अब 9 रुपये में अगर 1 रुपये जोड़ देंगे तो 10 रुपये, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 रुपये। मैं फिर से आप सभी को समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस क्वेश्चन को जिस प्रकार मैंने अभी सॉल्व करा है आप लोग भी करोगे। मैं आने वाले वीडियो में आपको बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद मैं कंसेप्ट जनरेट करवाऊंगा और उसके बाद आएगा थॉट प्रोसेस। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंक का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए थे। सही औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा जो अंक है उसको उलट दिए जाएंगे। तो जब आपको इन दोनों का अंतर निकालना है तो इन दोनों का अंतर आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। देखिए 6 में से 3 गए तो 3, और इसमें हमेशा 9 का मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ गया, 27। आपको हमेशा ऐसा ध्यान रखना है, मतलब हमने 27 बढ़ा दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 27 बढ़ा रहा हूँ तो स्वाभाविक सी बात है मुझे इन में 27 क्या करना पड़ेंगे, कम करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब मुझे को 27 कम करना है तो 18 में 27 कम करेंगे, तो 27 को जब मैं 18 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो 1.5 आएगा। अब जो 1.5 है वो प्रति छात्र हो जाएगा, क्योंकि हमने 18 से उसको डिवाइड कर दिया है, तो 1.5 प्रति छात्र हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि औसत 60 है इनका, तो सबके हिस्से में कितना आएगा, 60 आएगा। और यहाँ देखिए 1.5 कम हो रहा है तो मैं 60 में से भी 1.5 माइनस कर दूंगा। जैसे ही 60 में से 1.5 माइनस करा तो मेरा आंसर आ गया 58.5। दोस्तों, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप थोड़ा सा इसको पेशेंस रख के देखिए, ठीक है। और यही एनालिसिस करिएगा कि एक दिन मैं भी इन क्वेश्चनों को ऐसे कर दिखाऊंगा। बस जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं आएगी तब तक कोई भी व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। 50 छात्र हैं और उनके औसत कितने हैं, 65, मतलब हर एक छात्र के हिस्से में 65 आए, ठीक है। बाद में पता चला कि 38 के बजाय 83 जोड़ दिया, मतलब हमने कितना ज्यादा जोड़ा। तो हम कैसे निकालेंगे इसका अंतर, अंतर आया 5, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करा 45, मतलब 45 हमने बढ़ा दिए। 45 बढ़ाए हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसमें से हम 45 घटाएंगे, तो 45 नहीं घटाएंगे, हम प्रति छात्र का घटाएंगे। तो 45 को जब मैं 90 से डिवाइड करूंगा, 45 को जब मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो 0.9 आएगा। अब देखिए पहले 65 था, अब हर स्टूडेंट में 0.9 कम हो गया, तो 65 में से 0.9 गए तो 64.1 आपका फाइनली आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी अपना आंसर आ रहा है। इन चीजों को आप थोड़ा सा समझिएगा तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूँ, आज की क्लास में केवल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं वो हम केवल और केवल थॉट प्रोसेस से कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत, जो भी उसके रन है उसका औसत प्रति मैच कितना बढ़ जाता है, 1.4 बढ़ जाता है। मतलब पहले जो भी रहा होगा उसमें 1.4 बढ़ गया होगा हर मैच में, 1.4 बढ़ेगा, ठीक है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, तो देखिए बहुत इजी है, हर मैच में 1.4 बढ़ रहा है, 25 मैच खेल लिए तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो 25 में 1.4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25 एकम 25 और 25 में 0.4 करेंगे 10 हो जाएगा, 25 + 10 35, तो 35 बढ़ गया। अब स्वाभाविक सी बात है 35 बढ़ रहा है
अब अगर मेरे को 25वां मेज हटाना है तो वो जो 35 बड़ा है वो कम करना पड़ेगा। तो कम किससे करेंगे? 100 में से करेंगे। तो 100 में से 35 गए तो आपका आंसर आ गया 65। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आज की क्लास में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सब मैं आपको करना सिखाऊंगा कल की क्लास से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। एक्स वाई जेड का औसत वजन 74 है। कितना है? 74 है। अगर एक्स और वाई का औसत वजन 68 केजी हो जाए और y और z का औसत वजन 78 केजी हो जाए तो y का वजन किलोग्राम में क्या होगा? अब आप लोग इसको इक्वेशन में बना के करोगे जो कि बहुत लेंथी जाएगा। और देखिए हम इसको थॉट प्रोसेस से कितना जल्दी करते हैं। देखिए एक्स वाई जेड तीनों का कितना है? 74 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स भी 74 है, वाई भी 74 है और जेड भी 74 है। अभी हाल फिलहाल में तीनों 74 है। अब देखिए एक्स और वाई जब इन तीनों में से दो अलग हो जाते हैं तो ये प्रति व्यक्ति कितने हो जाते हैं? प्रति 68 और 68 हो जाते हैं। तो देखिए अब यहां पर अगर ये एक्स और वाई कम हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है जेड को ज्यादा होना पड़ेगा। ज्यादा होगा तभी तो इन तीनों को वो लेवल में लेकर आ पाएगा। तो देखिए वो कितना कम हो रहा है। तो यहाँ पर 68 था और यहाँ पर 74 था, मतलब वो 6 कम हुआ है। ये भी 6 कम हुआ है, ये भी 6 कम हुआ है। तो जब ये दोनों 6 कम हुए हैं तो ये 12 बढ़ना पड़ेगा इसको। तो अभी देखिए 74 था, 74 में अगर मैं 12 को प्लस कर दूं तो 86 हो जाएगा। मतलब z की वैल्यू निकल के आ गई है 86। 86 आ गई है। अब देखिए यहाँ पर y और z का औसत वजन कितना है? 78 है। तो अब देखिए मेरी बात समझिए, ये भी 78 है और ये भी 78 है। चूंकि हमें पता है कि z कितना ज्यादा है इससे 78 से, तो z ज्यादा है 8। अगर z 8 ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है y को 8 कम होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का एवरेज 78 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 78 में से अगर मैं 8 कम कर दूं तो आपका आंसर आ गया, y की वैल्यू कितनी हो गई? 70 हो गई। बहुत इजी है और बहुत इजीली आप लोग भी कर सकते हो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बेसिक और कंसेप्ट दोनों कराऊंगा, बस आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 113 से 159 तक की जो विषम संख्या है उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने आपके सामने। क्यों लिया है? क्योंकि मैं आपको इसका जल्दी कैसे करेंगे मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपसे वो औसत पूछता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो विषम हो, कुछ भी हो, आपको पहला अंक और आखिरी अंक को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है तो औसत आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम 113 को 159 में प्लस करेंगे तो 9 और 3 12 की 2 हसीले 1, 5 6 और 1 7, 1 और 1 2। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12। आपका आंसर आ गया 136। पर देखिए वहीं पर अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन लूँ तो आपका समय लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो देखिए हम इसको जल्दी कैसे करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से दो, अब देखिए यहाँ भी एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है, तो आप इनको हटाइए, आप केवल इसको जोड़िए। 13 प्लस 59, तो 13 प्लस 59 कितना होगा? 72। 72 को 2 से भाग करिए, कितना होगा? 36। तो देखिए इनमें 36 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। एक हटाया था, एक लगा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे काम करेगा। तो यहाँ देखिए 3149, 3149, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये 13 है, ठीक है। 314913, मैं वापस से लिख देता हूँ। 314913 से 314959 तक का औसत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 3149 और 3149 दोनों कॉमन है तो हम इसको हटा लेते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पर करूंगा 13 प्लस 59। 13 प्लस 59 कितना आया? 72। 72 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 36 आया। तो देखिए मैं यहाँ पर 36 लिख दूंगा और आगे जो 3149 लिखा है वो एज इट इज हो जाएगा। तो देखिए ऐसी ये क्यों होता है, किस प्रकार होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आने वाले लेक्चरों में। तो आपको बस मेरे लेक्चर में बने रहना है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी फैक्ट्री में कुल मजदूरों का साप्ताहिक वेतन भत्ता 1534 रुपए है। मतलब एक फैक्ट्री है, वहां पर बहुत सारे मजदूर हैं, उन सबका जो साप्ताहिक वेतन भत्ता है वो 1534 रुपए है। एक मजदूर का साप्ताहिक वेतन भत्ता 118 रुपए है। तो फैक्ट्री में कुल मजदूरों की संख्या ज्ञात करो। तो बहुत इजी है, टोटल का भत्ता यहाँ दिया है और एक का भत्ता यहाँ दिया है। तो अगर मैं टोटल को 1 से डिवाइड कर दूं तो इजीली मेरे पास कुल संख्या आ जाएगी।
तो देखिए बहुत इजी है, इसको हम कोशिश करते हैं करने की। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, यहाँ पर 1 5 3 4 को 118 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुल मजदूर आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, पर मैं आपको इसको सॉल्व करने की भी दो मेथड बताता हूँ। देखिए वो दो मेथड क्या है, तो एक मेथड है डिजिट सम और एक मेथड है आपकी लास्ट नंबर। तो देखिए डिजिट सम और लास्ट नंबर कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब भी डिजिट सम आएगा तो इसके लिए प्रॉपर मैं आपको पूरा लेक्चर दूंगा। इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ 9 मेथड। ये आने वाले लेक्चर में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा और किस प्रकार से करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर अभी आप देखिए इसका छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ। जब कभी भी 9 आएगा तो 9 आपको हटाना है। तो देखिए 5 और 4 मिलके कितना हुआ, 9 हुआ, 9 हट गया, 3 और 1 कितना होता है 4, ये 4 लिखा, डिवाइडेड बाय 8 और 1 9 भी हट गया, ये 1, 4 बटे 1 कितना हुआ 4। मतलब अब आपके ऑप्शन में भी 4 आना चाहिए। तो 6 और 1 7 होता है, 4 और 1 5 होता है, 3 और 1 कितना होता है 4। देखो 4 आया, आपका 13 आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 13 ही आएगा, यकीन मानिए। एक होता है लास्ट नंबर। अब देखिए लास्ट नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 5 3 4 को अगर मेरे को 118 से करना है तो मेरे पास क्या आएगा, कुल मजदूर यहीं पे आएंगे, तो x करा मल्टीप्लाई बाय मैंने 118 कर दिया, ये उठ के यहाँ चला गया। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है वही तो ये x की वैल्यू आई है, मतलब अब मुझे इन सबका एंड वाला डिजिट लेना है और इस एंड वाले से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अगर मैं 16 लेता हूँ तो 16 का मैं 6 लूंगा, 6 8 जा 48, 48 में आखिरी में 8 आया, चूंकि यहाँ तो 4 है मतलब ये वाला हमारा गलत है। 14 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 आया, आखिरी में 2 आया, यहाँ तो 4 है, ये नहीं होगा। अब हम 13 लेते हैं, यहाँ पर 8 3 जा 24, आखिरी में कितना आया 4 आया, और यहाँ पर भी कितना है 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13। मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूँ इसको जल्दी कैसे करना है विदाउट पेन और पेपर। यहाँ तो मैंने आपको पेन से समझाने की कोशिश करी है, बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं करता अकेला तो मैं विदाउट पेन विदाउट पेपर इजीली मेरा आंसर ले आता, और यही चीज मैं आपको आने वाले लेक्चरों में सिखाऊंगा। दोस्तों ये आज के हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि ये क्वेश्चन जिसने भी एवरेज पढ़ लिया है, जिस भी बच्चे ने एवरेज पढ़ लिया है, आप उसे दीजिए और उसे बताइए, उसे बोलिए कि ये क्वेश्चन को करना है, और देखिए कि वो कैसे कर रहा है। उसके करने में और मेरे करने में जमीन आसमान का फर्क होगा। यहाँ मैं आपको विजुअलाइजेशन बताऊंगा कि हम कैसे क्वेश्चन को विजुअल करते हैं, कैसे हम उसको हमारे मन में ही सोचते हैं, देखते हैं और समझते हैं, और उसको हम विदाउट पेन पेपर विदाउट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए तीन संख्या x y z का औसत 45 है, x y व z के औसत से 9 ज्यादा है। मतलब जो भी y और z का औसत आएगा उससे 9 ज्यादा कौन रहेगा, x रहेगा। y तथा z का जो भी औसत है वो y से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है। तब x और z का अंतर क्या होगा। जब कभी भी वह आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि x और z का अंतर क्या होगा, इसको हम विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं केवल और केवल विजुअलाइजेशन से। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ देखिए y और z का औसत यहाँ भी आया है, y और z का औसत यहाँ भी आया है। अब देखिए y और z का जो औसत है y से 2 ज्यादा है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बीच में हमने मान लिया है कि ये y और z का औसत है, जो कि हमने मान लिया है k है, ठीक है। अब देखिए y और z के औसत से 9 ज्यादा है, तो अब यहां से मुझे 9 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मैं यहां पर आ पाऊंगा x के औसत पे। फिर से देखिए मैं इधर से इधर जाऊंगा तो बढ़ा रहा है, इधर से इधर जाएंगे तो कम करना है। और सेकंड अपना इक्वेशन बनी कि y और z के औसत से 9 ज्यादा है। y तथा z का जो औसत है वो y से 2 ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर y आएगा, तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 ज्यादा है तो हमने इस प्रकार से 2 कर दिया। अब मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज कैसे आएगा। अगर मैं एक बात आपको समझाना चाहूँ कि आपको बीच में एक एवरेज है वो हमने 0 मान लिया है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर 2 डिजिट है y और z, अगर जितनी मैं y को इस तरफ ले जाऊंगा
उतना ही मेरे को z को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर y को -1 ले जाता हूँ, तो z को मुझे +1 ले जाना पड़ेगा, तभी जाके तो इन दोनों का एवरेज कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। तो सेम एज इट इज यहीं पे करना है। तो यहाँ देखिए y को जब मैं इधर ले जा रहा हूँ, इस एवरेज से y इधर आया तो वो -2 के रूप में आया, तो स्वाभाविक सी बात है जो z है वो +2 के रूप में आएगा, मतलब z आपका यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो x - z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से कराऊंगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरा जो एवरेज के वीडियोस डलेंगे वो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं।